students, welcome to Shri Karni Academy. Here I am Deepika Jain standing in front of you as your accounts educator. कैसे हैं आप सब लोग? How's you all? I hope all you are fit and fine. सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ कंपनी अकाउंट्स का। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया कि कंपनी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। देन हमने जर्नल एंट्री से स्टार्ट की कि एक कंपनी अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करती है, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम जब हम कंपनी के अकाउंट्स करते हैं तो हमें करनी पड़ती है। देन मैंने आपको कुछ और कंसेप्ट समझाए कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था सब्सक्रिप्शन, कि एक कंपनी अपने शेयर्स को किस तरीके से सब्सक्राइब करती है। तो जब भी कंपनी कभी मार्केट में जाती है तो उसके सामने तीन सिचुएशंस निकल कर आती है सब्सक्रिप्शंस की: ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हिंदी में कहते हैं हम न्यूनतम अभिदान। जब तक एक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि जितना उसने इशू किया है उसका 90% सोल्ड नहीं कर देती तब तक कंपनी एक भी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। एटलीस्ट 90% उसको इशू करना कंपलसरी है। देन हमने दो और टॉपिक पढ़े थे, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब आपने जितनी कैपिटल इशू की है उससे कम आपको जितना भी अमाउंट रिसीव होता है वो अंडर सब्सक्रिप्शन में आता है। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मीन्स आपने जितना अप्लाई किया है उससे ज्यादा के लिए शेयर्स एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो आज के टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली मैं वापस आपको कंपनी की डेफिनेशन समझा देती हूँ। तो कंपनी, इंडिया में कंपनीज पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है? इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। कंपनी का मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी से क्या मतलब है? कंपनी से मतलब है या कंपनी से आशय है ऐसी कंपनी से जो कंपनीज एक्ट 2013 में या तो इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड को हम हिंदी में कहते हैं समामेलित, यानी कि या तो वो कंपनीज एक्ट में क्या हो चुकी है, इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है, या उसके अंदर रजिस्टर्ड है, और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट। यानी कि कंपनीज एक्ट ने कंपनी को क्या डिफाइन किया है? कंपनीज एक्ट ने कंपनी की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी वो रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और अंडर एनी अदर अर्लियर एक्ट। कि इससे पहले भी अगर कोई एक्ट है और उसके अंदर अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो भी उसको कंपनी माना जाएगा। बट डे 1 से जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है मैं तब से आपको समझा रही हूँ कि कंपनीज एक्ट में ये जो डेफिनेशन दे रखी है ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो कंपनी की नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। इसको पढ़ने से हमें ये नहीं पता चलता है कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी या कंपनी एक्चुअली में कितने पर्सन से मिलकर बनी होंगी, उसका नेचर क्या होगा। तो जो सेकंड डेफिनेशन है कंपनी की, अ कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन होती है हु इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, जो इनविजिबल है एंड इंटेंजिबल है, यानी जिसको ना तो आप देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, जिसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, जिसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, सिर्फ कानून के रूप में वो एक व्यक्ति है, यानी नेचुरल व्यक्ति वो नहीं है, एक नेचुरल पर्सन वो बिल्कुल भी नहीं है। इसको कौन बनाता है? हु इज क्रिएट अ कंपनी? तो बीइंग mere creation
लॉ, हम एक कंपनी को लॉ के अकॉर्डिंग ही फॉर्म कर सकते हैं। इट possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it। ये केवल वही प्रॉपर्टीज रख सकती है जो इसका चार्टर इसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो कंपनी की डेफिनेशन का मतलब कंपनी कौन है, बहुत सिंपली अगर आपसे कोई पूछे 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, डिफाइन कंपनी या कंपनी को समझाइए, तो कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन हु इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, existing only in the eyes of law, which have a common seal and a separate legal existence। हिंदी में अगर हम बात करें तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अमूर्त एवं अदृश्य होती है, जिसका अस्तित्व सिर्फ कानून की दृष्टि में होता है, जिसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा और पृथक अस्तित्व होता है। तो ये तो बात हुई कंपनी की डेफिनेशन की। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको कंपनी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स सबके बारे में बताया है। कंपनी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियोस आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर 110% कंपनी की थ्योरी में से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। लास्ट क्लास में मैंने आपको सब्सक्रिप्शन यानी कि अभिधान के बारे में समझाया था। 3 कंडीशन हो सकती हैं अभिधान की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? There is an incidence when the application for more shares of company are received than the number of offered to the public। देखिए क्लियरली 2 वर्ड्स आपके सामने हैं इस डेफिनेशन में। There is an incidence when the application for more shares are received than the number of offered to the public। यानी आपने कहा कि आप 1 लाख रुपीस के शेयर्स क्या करना चाहते हो, पब्लिक को सोल्ड करना चाहते हो, बट एक्चुअली में आपके पास में कितने शेयर्स आ गए, कितने लोगों ने आपको अप्लाई कर दिया, आपके पास एप्लीकेशन आ गई 2 लाख शेयर्स की। अब ऐसे में आप ये नहीं कहोगे कि मैम अच्छा है ना, 1 की जगह पे 2 आ गए, हम 1 लाख और इशू कर देंगे, तो नहीं। एक कंपनी उतने ही शेयर्स इशू कर सकती है जितना उसके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, उसके प्रविवरण में लिखा हुआ है। यानी अगर आपने एडवर्टाइजमेंट 1 लाख शेयर्स का दिया था, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर होल्ड कर पाओगे, 1 लाख। अब जब आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है और नंबर ऑफ शेयर्स कम है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन या अधिअभिधान। अधिअभिधान का मतलब, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब, when number of shares applied is more than the number of shares offered। आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो ऑफर शेयर से क्या है, ज्यादा है। दिस इज यूजुअली हैपन इन द रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इशू ऑफ वेल मैनेज कंपनी। ऐसा मोस्टली ऐसी कंपनियों के साथ में होता है जो वेल मैनेज्ड है, यानी कि जिनका प्रबंध बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली जो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत ज्यादा है, जिसके शेयर्स हर एक कंपनी, हर एक शेयर होल्डर या पब्लिक परचेज करने का वेट करती रहती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, ये वो कंपनीज हैं जो कभी भी अपने शेयर्स अगर मार्केट में लेकर आएंगी ना, तो हर कोई इनके शेयर्स क्या करना चाहता है, परचेज। ऐसे टाइम पे इनको ओवर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी अगर कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं या आरबीएसई बोर्ड से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस प्रोबेबली बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ट्रीटमेंट होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का।
सब्सक्रिप्शन, जब भी कभी कंपनी के पास में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, यानी कि जितने उसने ऑफर किए थे उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो ऐसी कंपनी में कंपनी के पास में दो मोड्स अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट, दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स. बहुत सिंपल ऑप्शन है. वो चाहे तो कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिमेनिंग को क्या कर देंगे, रिजेक्ट. दे कैन मेक अ प्रो डाटा अलॉटमेंट टू ऑल. वो चाहे तो उन सबको प्रो डाटा के अकॉर्डिंग भी अलॉट कर सकते हैं. प्रो डाटा को हिंदी में कहा जाता है अनुपातिक रूप से. इसका मतलब जिसने 4 शेयर मांगे थे उसको हम कितने दे रहे हैं, 2. जिसने 5 मांगे थे उसको हम 3 दे रहे हैं. ये कंपनी का डिसीजन होता है कि कंपनी किस तरीके से शेयर्स को अलॉट करना चाहती है. थर्ड सिचुएशन, आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या है, दे कैन अडॉप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू. वो चाहे तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकती है, यानी कुछ को वो रिजेक्ट कर दे, कुछ को वो एक्सेप्ट कर ले और कुछ को क्या कर ले, प्रो डाटा के अकॉर्डिंग अलॉट कर दे. विच हैपन्स टू द मोस्ट कॉमन कोर्स ऑफ अडॉप्टेड इन प्रैक्टिस. यानी मोस्टली कंपनीज इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है. तो फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्रीज मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब कंपनी किसी कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट व रिमेनिंग को रिजेक्ट कर देती है तो जनरल एंट्रीज किस तरीके से की जाएंगी. आज हम समझेंगे कि प्रो डाटा क्या होता है या हम प्रो डाटा के अकॉर्डिंग ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रो डाटा अलॉटमेंट. प्रो डाटा अलॉटमेंट का मतलब, इन द केस ऑफ प्रो डाटा अलॉटमेंट, प्रो डाटा अलॉटमेंट को अगर हिंदी में हम कहेंगे तो क्या होगा, अनुपातिक रूप से आवंटन करना. हम अनुपातिक रूप से कैसे आवंटन कर सकते हैं. तो इन द केस ऑफ प्रो डाटा अलॉटमेंट, द एक्सेस एप्लीकेशंस मनी received is transferred to the share allotment, and while receiving the allotment money excess, the application money received to adjustment towards the allotment account. कि प्रो डाटा का मतलब एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मनी आपको रिसीव्ड हुई है उसको हम कहाँ पे एडजस्ट कर दें, अलॉटमेंट में. और अगर अलॉटमेंट में भी कुछ एक्सेस मिल जाता है तो उसको आप बाद में कॉल्स पे भी एडजस्ट कर सकते हो. कि जितने शेयर आपने अलॉट किए उसकी मनी को आपने रिसीव किया और उसके बाद में भी कुछ एक्सेस हो गया तो उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, कॉल पे. और आप चाहो तो आगे उसको रिफंड भी कर सकते हो. कैसे, सपोज दैट किसी पर्सन ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन मनी दी थी 2 रुपीज पर शेयर, यानी कि उसने कितने रुपीज पे किए आपको, 10 रुपीज. अब कंपनी ने शेयर अलॉट कितने किए, कंपनी ने शेयर अलॉट किए 5 की जगह पे 2. आपने मांगे कितने थे, 5 शेयर्स, और कंपनी ने ये कहा कि मेरे पास में इतना सारा मनी या इतने सारे शेयर्स नहीं है क्योंकि मुझे सबको देने हैं, तो मैं आपको कितने शेयर्स दे रहा हूँ, 2 शेयर्स. तो 2 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाती है, 2 into 2 4 रुपीज. यानी कंपनी को आपने कितना एक्सेस पे कर दिया है, सरप्लस है कंपनी के पास में 6 रुपीज की. अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, या तो ये 6 रुपीज आपको वो कर दे रिफंड कि आपके 6 रुपीज हमारे पास में एक्स्ट्रा है तो आप ये अमाउंट वापस ले जाइए, या कंपनी क्या कहती है, आप आगे तो हमें पेमेंट करोगे क्योंकि एक शेयर कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का, कि एक शेयर की टोटल वैल्यू है 10 रुपीस. तो 10 में से अगर मैंने एप्लीकेशन पे 2 रुपीज पे कर दिए तो भी अभी आपको 8 रुपीज तो मुझे और पे करने हैं, तो मैं इस 6 रुपीज को अलॉटमेंट
और कॉल्स के नाम पर रोक लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम अलॉटमेंट और कॉल्स मांगेंगे ना, तो आप हमें पेमेंट मत करना। आपका ये पेमेंट एडवांस के अकॉर्डिंग मेरे पास में सेफ पड़ा रहेगा। इसको कहते हैं हम प्रो डाटा अलॉटमेंट, कि जिसने 5 शेयर्स मांगे उसको हमने कुछ शेयर्स दिए, यानी 2 शेयर्स दिए। उसकी जो एक्सेस मनी थी उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? उसके अलॉटमेंट या कॉल्स अकाउंट में। अब ये सारा जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल को कहा जाता है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट देखिए। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई, हमने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उन शेयर्स पर हमें कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए। एप्लीकेशन मनी यूज्ड, उन शेयर्स पर कितनी मनी यूज्ड हो गई है, यानी कितना अमाउंट हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और आपके पास कितनी सरप्लस बच गई है, और उस सरप्लस का आप यूज कैसे कर रहे हैं। यानी उस सरप्लस को आप अलॉटमेंट में आप यूज कर सकते हैं, आप उस सरप्लस को कॉल्स में यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो शेयर होल्डर को वापस रिफंड भी कर सकते हैं जब भी आपके पास एक्सेस मनी या सरप्लस अवेलेबल होगी। तो जब भी कभी आपके सामने ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करने से भी पहले आपको क्या प्रिपेयर करनी होगी? एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करनी होगी। 8 कॉलम्स की इस टेबल के थ्रू जर्नल एंट्रीज करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो, इस टेबल को हम फिलअप कैसे करते हैं। इस टेबल को फिल करने का एक छोटा सा तरीका आपको समझाती हूँ। सपोज दैट कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए ऑफर दिया था। कितने शेयर्स के लिए आप ऑफर किया था? 10,000 शेयर्स के लिए। और पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया? 15,000 शेयर्स के लिए। कंपनी ने ये कहा कि इनको प्रो डाटा के अकॉर्डिंग क्या करना है? अलॉटमेंट करना है। तो इसके साथ कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये भी डिक्लेयर किया, वो एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज, और कॉल्स पर कितने रुपीज लेगी? 5 रुपीज लेगी। कंपनी ये कह रही है कि 10,000 एप्लीकेशंस थी, 15,000 आपके पास अप्लाइड आ गया, यानी हमने ऑफर 10,000 के लिए दिया था। एप्लीकेशंस कितने के लिए आ गई? 15,000 के लिए। आप कैसे अप्लाई कर रहे हो? आप प्रो डाटा के अकॉर्डिंग शेयर्स को अलॉट कर रहे हो। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज, और कॉल्स पे आप 5 रुपीज का पेमेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले कॉलम में देखिए हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर अप्लाई। शेयर्स कितने अप्लाई हुए? 15,000। तो फर्स्ट कॉलम में किसकी वैल्यू आएगी? ओनली शेयर्स की, 15,000। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई होगी? हर एक शेयर पे आप कितने रुपीस ले रहे हो? देखिए 2 रुपीस। तो आप 15,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपको कितनी मनी रिसीव्ड हुई होगी? 30,000। आपने शेयर अलॉट कितने किए? 15,000 के बदले आप 10,000 शेयर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 10,000। तो आपने एप्लीकेशन मनी भी कितनी रोक ली? 20,000। 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से। 20,000 की मनी तो आप यूज कर चुके हो। आपके पास आए कितना अमाउंट था? 30,000। आपने यूज किया 20,000। सरप्लस कितनी बच गई? 10,000 रुपीज की। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो एक्सेस मनी है उसको अलॉटमेंट पे रोक लीजिए। तो हमने इस पूरी सरप्लस को एज इट इज 10,000 यहाँ पे लिख दिया। कॉल्स और रिफंड कुछ नहीं होंगे और आपकी टेबल कंप्लीट। और यहाँ आप इनकी टोटल्स कर लेंगे। अब आपके लिए जनरल एंट्रीज करना बहुत क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट करके आपको समझाया था। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारे माइंड में
और अच्छे से क्लियर हो सके कि एनालिसिस टेबल या ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डाउट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उससे क्वेश्चन को करने से पहले जर्नल एंट्री को भी मैं आपको समझा दूं कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएंगी। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री होती है वो एप्लीकेशन के टाइम पे जो मेजर चेंजेस होंगे वो इसी पे होंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में वही अमाउंट आएगा जितने आपने शेयर अलॉट किए हैं। टू शेयर अलॉटमेंट, जो एक्सेस मनी आपने अलॉटमेंट में यूज की। टू शेयर कॉल्स अकाउंट, अगर आपने कुछ एक्सेस मनी किसमें यूज की है, कॉल्स के लिए यूज की है तो वो कॉल्स में, और अगर आप कुछ रिफंड कर रहे हो तो वो बैंक में चला जाएगा। और नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो इस जर्नल एंट्री को आप उस टेबल के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एक जर्नल एंट्री और टेबल, इन दोनों को मर्ज करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जनता पेपर्स लिमिटेड इनवाइट अ एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। जनता पेपर्स लिमिटेड ने आपसे कितने एप्लीकेशंस मांगे हैं, कितने शेयर्स पर, 1 लाख शेयर्स पर, यानी कि वो मार्केट में कितने शेयर्स सोल्ड करना चाहती है, वो मार्केट में 1 लाख इक्विटी शेयर्स सोल्ड करना चाहती है ऑफ ₹25 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹25 और पेबल एज अंडर। मैंने जिस दिन कंपनी पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी दिन आपको समझाया था कि एक कंपनी कभी भी शेयर्स पर ड्यू अमाउंट एक साथ नहीं लेती है, उसको वो छोटे छोटे से पार्ट्स में लेती है, अलग अलग टाइप में कॉल करती है। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। सबसे पहले वो एप्लीकेशन पे अमाउंट ले रही है कितने, ₹5, अलॉटमेंट पर 7.5, फर्स्ट कॉल पर भी 7.5 एंड फाइनल कॉल पर ₹5 पर शेयर्स। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कब होती है, 2 months आफ्टर द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के 2 महीने बाद में फर्स्ट कॉल की जाती है और सेकंड कॉल की जाती है ड्यू द 2 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल हो जाने के 2 महीने बाद में सेकंड कॉल मांगी जाती है। द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4000 शेयर्स। आपके पास कितने के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है, देखो 4 लाख शेयर्स के लिए। पोस्ट है आपके पास में 1 लाख, आप ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर्स दे पाओगे, 1 लाख, जबकि खरीदने वाले कितने आ गए हैं, 4 लाख। ऑन जनवरी 2017 allotment was made on February 2017. Record the journal entries in the books of company to record these shares of capital transaction under the each of the following circumstances. कुछ circumstances में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कौन कौन से circumstances आपको दे रखे हैं। पहला circumstances क्वेश्चन आपसे कह रहा है the director decide 1 lakh shares in full to selected the applicants and application for the remaining 3 lakh were rejected। जो हमने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा था ना कि some application were accepted and remaining all rejected। तो पहली कंडीशन में उसने यही कहा कि 1 लाख लोगों को शेयर अलॉट कर दो और 3 लाख रुपीस को पूरा का पूरा क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करें, मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दूं। एप्लीकेशंस कितने के लिए आ गई है, एप्लीकेशंस आई है 4 लाख शेयर्स के लिए। आप अलॉट कितने कर सकते हो, 1 लाख। एप्लीकेशन मनी कितने रुपीस है, ₹5 पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, कितने लोगों ने अप्लाई किया, 4 लाख शेयर्स ने। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई होगी, 4 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स बिकम 20 लाख। कि भाई 4 लाख एप्लीकेशंस पे
5 रुपीज एक शेयर्स पे मिलता है, तो 4 लाख शेयर्स पे कितने मिले होंगे आपको? 20 lakhs। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट, आपने कितने शेयर्स अलॉट किए? आपने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए। एप्लीकेशन मनी कितनी यूज हुई होगी? तो 1 लाख पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज, तो सरप्लस कितनी बच गई? देखिए 20 में से सिर्फ 5 लाख यूज हुआ, 15 लाख रुपीज की आपके पास में एक्सेस मनी यानी कि सरप्लस अवेलेबल है। क्वेश्चन ने ना अलॉटमेंट किया, जब अलॉटमेंट पे ही नहीं रोका तो फर्स्ट और सेकंड कॉल पर भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने बाकी के पूरे शेयर्स क्या कर दिए थे? रिजेक्ट कर दिए थे। तो ये पूरा अमाउंट कहाँ चला जाएगा? रिफंड यानी कि बैंक के कॉलम में। टोटल्स आपकी यही टोटल्स हो जाएंगी, 4 लाख, 20 lakhs, 1 lakh, 5 lakh, 15 लाख, और यहां पर भी 15 लाख। अगर आपने ये टेबल सही से प्रिपेयर किए हैं तो आपको जर्नल एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ? आप सीधा अपने सेकंड कॉलम को चेक करेंगे टेबल के कि आपको एप्लीकेशन पे टोटल अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ था? 20 lakhs। तो यहां जनरल एंट्री भी कितने से हो जाएगी? 20 lakhs, और नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 4 lakh shares at 5 rupees पर शेयर। नेक्स्ट एंट्री बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या कर रहे हैं? शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है हमें कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ बैंक अकाउंट क्यों आया? तो देखिए आपके पास एप्लीकेशंस मनी तो आई थी 20 lakhs, पर आपने शेयर अलॉट कितने किए? प्रीवियस स्लाइड में आप जाकर के एक बार चेक कीजिए। तो 20 लाख में से आपने 5 लाख रुपीस ही शेयर्स यूज किए, क्योंकि आपने शेयर अलॉट सिर्फ 1 लाख किए थे। तो कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 15 लाख या 5 लाख? तो कैपिटल में आएगा आपके 5 लाख। 15 लाख जो एक्सेस अमाउंट था वो आप क्या कर रहे हो? देखिए रिफंड कर रहे हो। तो कैपिटल में आप लिखेंगे 5 लाख, और जो एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी वो कहाँ चली जाएंगी? रिफंड के कॉलम में यानी बैंक, और नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। आया आपको? देखिए कंसेप्ट, ये कौन सा कंसेप्ट था? जब हम सम एप्लीकेशन फुल्ली एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग आर रिजेक्टेड। अब सेकेंड ऑप्शन को हम समझते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन हमने समझी। देखिए सेकेंड कंडीशन को समझते हैं। क्वेश्चन ने सेकेंड कंडीशन में आपसे क्या कहा है? द
द डायरेक्टर्स डिसाइड टू मेक अ प्रो डाटा अलॉटमेंट। सेकेंड कंडीशंस में कंपनी क्या करना चाहती है, प्रो डाटा अलॉटमेंट करना चाहती है, अनुपातिक रूप से पे करना चाहती है। और उसने क्या कहा है, उसने कहा 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उसका 25% आप क्या कर दो, शेयर अलॉट कर दीजिए। टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज टूवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे जो भी एक्सेस आया है उससे अलॉटमेंट को आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और रिमेनिंग फिर भी कुछ बच जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, उस अमाउंट को आपको रिफंड कर देना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट वाले में उसने क्लियर कहा था 1 लाख शेयर अलॉट कर दो, 3 लाख रिजेक्ट कर दो। यहां उसने एक भी शेयर रिजेक्ट नहीं किया, यानी कि 4 लाख शेयर होल्डर, जो 4 लाख लोग आपके पास आए उनको आप अनुपातिक रूप से कितने शेयर दे दो, 1 लाख शेयर, यानी जिसने 4 शेयर्स मांगे उसको 1 शेयर आप दे दो। जो एक्सेस उन्होंने पे किया उससे अलॉटमेंट मनी ले लीजिए, और रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ बच जाता है तो वो उनको हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कुछ रिमेनिंग बचेगा, नहीं बचेगा, क्या एंट्रीज हमें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन साइन थी आपके पास में 4 लाख, और 4 लाख को आपको 25% ही अलॉट करना है, यानी कि 1 लाख ही अलॉट होगा। और एप्लीकेशन पर यहाँ पर भी कितने रुपीस है, 5 रुपीस। तो देखिए 4 लाख शेयर्स थे, 4 लाख पे एप्लीकेशन मनी यहाँ पर भी कितनी आई होगी, 20 लाख शेयर, यहाँ पर भी 25% अलॉट करना है। तो आप 4 लाख का अगर 25% कैलकुलेट करते हैं तो इट्स बिकम 1 लाख। 1 लाख पर कितना अमाउंट यूज होगा, 5 लाख, सरप्लस कितनी आ जाएगी, 15 लाख। बट अब आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है, क्योंकि उसने कहा जो एक्सेस मनी है उस पर आप अलॉटमेंट ड्यू कीजिए पहले। तो इस 15 लाख पे अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा, आप 7.5 रुपीज पर शेयर्स पे मांग रहे हैं, और कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 1 लाख, यानी कि आप 7 लाख और 50,000 रुपीज तो अलॉटमेंट पर इन शेयर होल्डर से मांगते ही हैं, और ये आपको पूरा मिल चुका है। बाकी का जो एक्सेस है वो कहाँ कर दीजिए, इनको रिफंड कर दीजिए। कि 4 लाख शेयर होल्डर्स को आपने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए, जो एक्सेस है उसको पहले अलॉटमेंट पे कवर कीजिए। अलॉटमेंट पूरा मिल गया, 7.5 एक शेयर्स पे लेना है, 1 लाख शेयर्स पे कितना हो गया, 7 लाख और 50,000। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी, आप देखिए जनरल एंट्रीज में क्या चेंजेस हो जाएंगे। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एप्लीकेशन मनी एज इट इज 20 लाख से इश्यू होगी। सेकेंड एंट्री में चेंजेस हो जाएंगे आपके, सेकेंड एंट्री में क्या चेंजेस होंगे अब आपके, शेयर एप्लीकेशन 20 लाख, कैपिटल में अभी भी 5 लाख जाएंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितने आ
7.7 लाख एंड 50,000। नाउ टू बैंक में हम कितना देंगे, अब सिर्फ कितना अमाउंट रिफंड कर रहे हैं इस बार हम 7,50,000 रुपीज का। और नरेशन यहां पर भी आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करने की क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप 1 लाख शेयर्स पे कितने रुपीस मांग रहे हैं, 7.5। being allotment money ड्यू ऑन, कितने शेयर्स पे ड्यू हो रही है ये, 1 लाख शेयर्स एट 7.5 पर शेयर। यहां सिर्फ अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री की जाएगी, रिसीव की नहीं। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन के साथ में क्या हो चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। तो इस टाइम पे हम अलॉटमेंट को रिसीव करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। सीधी कौन सी एंट्री करेंगे हम, जब हम 2 महीने बाद में फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पर भी अमाउंट 7,50,000 ही आएगा, बिकॉज हम यहां पर भी 1 लाख शेयर्स पे कितना अमाउंट मांग रहे थे, 7.5 रुपीज। और सेम नरेशन आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा था, बीइंग अलॉटमेंट मनी यहां अलॉटमेंट मनी वर्ड यूज नहीं होकर के क्या यूज होगा, बीइंग कॉल्ड ड्यू ऑन 1 लाख शेयर एट 7.5 रुपीज पर शेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री फिर वही जो हम रेगुलर एंट्रीज करते आए हैं, जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था। इन एंट्रीज को अब क्या करना है, बस रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,50,000 7,50,000 being कॉल मनी रिसीव्ड। और एज इट इज आप लास्ट एंट्री करेंगे किसकी, सेकेंड कॉल को ड्यू करने के, रिसीव करने की। तो जब हम सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी आपकी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फाइनल कॉल करेंगे तो फाइनल कॉल लिखना आपके लिए कंपलसरी है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे मांगेंगे हम ये, 1 लाख शेयर्स पर 5 रुपीज आप मांगेंगे, तो ये 5 लाख रुपीज। और नरेशन बीइंग
1 lakh shares at 5 rupees each। और लास्ट एंट्री, जिस तरीके से आपने फर्स्ट कॉल को रिसीव किया था उसी तरीके से आपको सेकंड कॉल को भी रिसीव करना है। और आपकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल ₹5 lakh being final call received। तो आज की क्लास में मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाए उस क्वेश्चन के, फर्स्ट और सेकंड। जब आप पूरा का पूरा अमाउंट यानी कुछ एप्लीकेशन आपने कंप्लीटली एक्सेप्ट कर दिया और रिमेनिंग क्या करती, रिजेक्ट। और दूसरा, जब आप प्रो लाटा के रूप में अलॉटमेंट करते हो तब आपको किस तरीके से जर्नल एंट्रीज करनी है। इसका थर्ड पार्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस कंसेप्ट को वापस से समझिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करने से ये मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। मैं उनको डेफिनेटली सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही मन लगा के पढ़िए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट के साथ में। तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।